सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित अब तक हमने जो वीडियो आपके साथ साझा किया है उसमें कार्यपालिकी शक्तियां, विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियों पर हमने विस्तृत चर्चा कर लिया है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वित्तीय शक्तियों, सैन्य शक्तियों और राजनयिक शक्तियों के अलावा जो महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में है आपातकालीन शक्तियाँ, इनसे संबंधित जो बिंदु हैं इन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको आपातकालीन शक्तियों से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराएंगे, हो सकता है कि आप इसके पहले परिचित ना रहे हों। अगर परिचित हैं तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हम पहले देखते हैं वित्तीय शक्तियों को। वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाता है। तो भारत सरकार का जो बजट होता है उसको रखवाने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की होती है। वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऐसा करता है और संसद के दोनों सदनों में बजट पास किया जाता है। तो बजट रखवाने की जिम्मेदारी किसकी है? माननीय राष्ट्रपति महोदय की है। अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा किया था कि जो धन विधेयक होता है और वित्त विधेयक होता है वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के सदन में पेश ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन विधेयकों पर वह हस्ताक्षर करने से इनकार भी नहीं कर सकता। तो उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगी लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। होता यह है कि जैसे कभी वित्तीय वर्ष में अगर कोई इमरजेंसी में किसी व्यय की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई मद है, उस मद में पैसे की कमी आ जाती है, तो वह जो भारत का राष्ट्रपति है आकस्मिक निधि से उस निधि से धनराशि दे देता है। बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है, यानी बाद में संसद से स्वीकृति लेना जरूरी होता है। उसे एक वित्त आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 280 जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वो अनुच्छेद है 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे हम देखते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो तीनों सेनाओं के अपने अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इन तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। यह उल्लेख कहाँ किया गया है? ये अनुच्छेद 53 की पैरा 2 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, किंतु राष्ट्रपति की इस शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ के ये समझ में आता है कि हालांकि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है, लेकिन अगर संसद अगर चाहे तो विनियमित किया जा सकता है। यानी जो इनकी पावर मिली है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो पावर दी गई है उसको वह विनियमित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है।
अब आगे देखते हैं राजनयिक शक्तियों को। राजनयिक शक्तियाँ क्या हैं? भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो जब विदेश में कोई दौरा होता है प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा, जो भी वहाँ पर संधि या समझौते होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यद्यपि इन समझौते के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है, इसकी संसद से पुष्टि आवश्यक होती है। तो ये तो रही बात राजनयिक शक्तियों की। अब हम जिस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे वो चर्चा है आपातकालीन शक्तियों की। आपातकालीन शक्तियों के बारे में आपको गहरी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि आपातकालीन शक्तियों से संबंधित परीक्षाओं में तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी गहरी समझ अगर आपको रहेगी तो आप परीक्षा में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनको आराम से हल कर लेंगे। तो आपातकालीन शक्तियों के बारे में अगर समझें तो राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 प्रकार के संकट या आपात की उद्घोषणा कर सकता है। हम लोग ये जानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था के आधार पे 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, और एकात्मक शासन व्यवस्था का अगर महत्वपूर्ण उदाहरण अगर समझें तो वो है ब्रिटेन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। आमतौर पर जब कोई विषम परिस्थिति ना हो तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों का जब वह प्रयोग करता है तो भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये शक्तियाँ कौन कौन हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है तीनों में सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की ओर। राष्ट्रीय आपात क्या है? अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो यहाँ ये बताया गया है अनुच्छेद 352 में कि कैसी परिस्थितियाँ होंगी जब राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं? परिस्थितियाँ हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण। यानी अगर परिस्थितियों के आधार पर देखें तो युद्ध यानी अगर कोई देश भारत पर आक्रमण करता है या युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं या सशस्त्र विद्रोह होता है, उन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। यहाँ आपको बता दें कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का आशय ये है कि अगर संभावना भी है तब पर भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई देश आक्रमण करे। अगर ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि कोई बाह्य आक्रमण हो सकता है, युद्ध के हालात जैसी स्थिति बन जाए या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति आ जाए, तो उस स्थिति में भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को ये तो पावर दिया गया है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन इस पावर का उपयोग स्वयं नहीं करता है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर करता है। वास्तविक रूप से सत्ता का उपभोग कौन करता है?
केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। आपात की उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन के पश्चात आपात 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह बाद भी लागू रखने के लिए इसका पुनः अनुमोदन आवश्यक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, उस उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अगर संसद 1 माह के अंदर उसका अनुमोदन नहीं करती है तो वह स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर संसद इसका अनुमोदन कर देती है तो वह आपातकाल 6 माह तक प्रभावी रहेगा। अगर 6 माह के बाद भी इसको आगे बढ़ाया जाना जरूरी समझा जाता है तो फिर से संसद उसका अनुमोदन करेगी, तब जाकर के वह आगे बढ़ेगा। तो अनुमोदन करने के लिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, विशेष बहुमत के जरिए ही इसको पास करेंगे। संसद के द्वारा जो अनुमोदन किया जाएगा वो विशेष बहुमत के जरिए किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, वहाँ पर शब्द था आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, जैसा कि अभी हमने बताया कि 44वां संविधान संशोधन लाने वाले मोरारजी देसाई की सरकार थी और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाने वाली सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। आंतरिक अशांति शब्द क्यों हटाया गया? क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर ही माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लागू किया था, उसी आपातकाल में देश में बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। इसलिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित किया। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। लिखित सूचना की अनिवार्यता 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 44वां संविधान संशोधन क्यों पढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। मंत्रिमंडल अगर लिखित सूचना राष्ट्रपति महोदय को नहीं देता है तो वह राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। इसके लिए लिखित सूचना आवश्यक होता है। तो आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या इसके पहले ऐसा नहीं था? नहीं था। आपको बता दें कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 ये तीनों जो अनुच्छेद हैं आपातकाल से संबंधित, इसमें मूल संविधान में कहीं पर भी लिखित सूचना की कोई बात ही नहीं थी। वहाँ मौखिक सूचना की बात है। अगर मंत्रिमंडल वैसे परामर्श देता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल के परामर्श पे ही सरकार चलती है राष्ट्रपति के नेतृत्व में, यानी राष्ट्रपति शासन का सर्वेसर्वा होता है। लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल लिखित सूचना जब देगा तभी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा। जब आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल लागू किया गया था तो वह लिखित सूचना पर नहीं था। वहाँ पर पहले उद्घोषणा हो जाती है, उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होती है, प्रस्ताव बाद में पेश किया जाता है। तो इस प्रकार वहाँ दुरुपयोग किया गया। तो इस दुरुपयोग के मद्देनज़र जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसने ये तय किया कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न पैदा हो, इसलिए लिखित सूचना जैसा शब्द डाला गया। आपको यहाँ बता दें कि इसी संशोधन के जरिए ही यहीं पर जो मंत्रिमंडल शब्द है डाला जाता है। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है।
अगर किया गया है तो यही किया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी, मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भी कहाँ किया गया है? यहीं पर किया गया है। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। आपात उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक है, किंतु उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। परिवर्तित कराने के लिए लिखित सूचना तो आवश्यक है, लेकिन अगर उसको हटाना है, आपातकाल को हटाना है, तब लिखित सूचना की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यातव्य है कि वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। लोकसभा को भी आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है। यहाँ आप ये समझें कि जब उद्घोषणा को अनुमोदन करने की बात आती है, यानी जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू करने की बात आती है, तब लोकसभा द्वारा उसको 1 माह के अंदर अनुमोदन आवश्यक है, वो भी विशेष बहुमत के जरिए। लेकिन अगर उसको वापस लेना है, उस उद्घोषणा को वापस लेना है, तो उसके लिए लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है, यानी एक आदेश के जरिए ही इसको हटाया जा सकता है। और क्या है, लोकसभा को भी आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा को भी अधिकार दिया गया है। अधिकार कैसे दिया गया है कि लोकसभा साधारण बहुमत से उस उद्घोषणा को वापस करने के लिए अगर संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस करने के लिए बाध्य है। तो ये तो रही बात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो तस्वीर सामने आती है उसको एक बार फिर से हम पुनर्लोकन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लागू किया जाता है उसको लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। मंत्रिमंडल जब तक लिखित सिफारिश नहीं करता है तब तक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषणा नहीं की जा सकती है। 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसको पास करना जरूरी है, यानी उसका अनुमोदन करने के लिए कितना समय दिया गया है? 1 माह का। ध्यातव्य है कि पहले 2 माह का समय दिया गया था, मूल संविधान में 2 माह का समय दिया गया था। और यही नहीं, एक बार अगर प्रस्ताव पास कर दिया जाता मूल संविधान में, मूल संविधान के तहत बात कर रहे हैं, अगर एक बार 2 माह के अंदर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता, अनुमोदन कर दिया जाता संसद के द्वारा, तो अनिश्चित काल के लिए आपातकाल रहता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। तो क्या समझ में आई बात कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और अगर वापस लेना है उद्घोषणा को तो संसद साधारण बहुमत के जरिए, संसद बोले तो लोकसभा साधारण बहुमत के जरिए उस उद्घोषणा को वापस करने के लिए अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो वह वापस हो सकता है, अनुच्छेद 352 निरस्त हो सकता है। और राष्ट्रपति अगर करना चाहे, उसको वापस करना चाहे, उस उद्घोषणा को निरस्त करना चाहे, तो केवल एक आदेश की ज़रूरत है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन शब्द वैसे मूल संविधान में दिया ही नहीं गया है। इसको आमतौर पर राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्यों में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था जब संचालित नहीं हो पाती है, तब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती है। यानी राष्ट्रपति वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है और राष्ट्रपति के नाम पर शासन किया जाता है। इसलिए उस शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो मूल संविधान में या जो हमारा संविधान है, उस संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के पैरा 1 के तहत जारी की जाती है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। तो बार बार हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्योंकि जब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद ही उनकी शक्तियों का उपभोग करता है। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के पैरा 1 के तहत की जाती है। अगर राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल, जैसे किसी राज्य का राज्यपाल है, वहाँ से वो रिपोर्ट देता है कि हमारे राज्य में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो संविधान के तहत नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। मान के चलिए कि अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं देता है तब क्या होगा। यहाँ राज्यपाल की रिपोर्ट की बात ही नहीं है। राज्यपाल की रिपोर्ट मिलती है तब पर भी कर सकता है। राज्यपाल अगर रिपोर्ट नहीं देता है तो स्वतः संज्ञान लेके राष्ट्रपति वहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। और अनुच्छेद 356 के तहत जब वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है तो वहाँ पर जो विधानसभा अस्तित्व में होती है उसको वह तत्काल भंग नहीं कर सकता है। दोनों व्यवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती। यानी जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होगी उसी समय विधानसभा भंग नहीं की जा सकती, यानी वहाँ उसको विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 356 के अधीन जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। उसे प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। अभी हमने अनुच्छेद 352 की जब चर्चा की तो वहाँ हमने बताया कि मूल संविधान में जो तीनों पावर हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360, वहाँ पर एक बार ही अनुमोदन आवश्यक था और वह 2 माह के अंदर। लेकिन जो संशोधन किया गया, यहाँ भी संशोधन किया गया अनुच्छेद 356 में भी। अनुच्छेद 356 के अधीन जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। जब उद्घोषणा हो जाती है तो उसको संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखी जाती है और प्रत्येक सदन साधारण बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित कर देता है। और वहाँ अनुच्छेद 352 की बात अगर करें तो वहाँ साधारण बहुमत नहीं, वहाँ विशेष बहुमत की बात करता है। और समय क्या है, वहाँ 1 माह की बात है और यहाँ 2 माह की बात है। 2 माह अनुच्छेद 360 में भी है और अनुच्छेद 356 में भी है। और साधारण बहुमत वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 में भी है और अनुच्छेद 356 में भी है, अनुच्छेद 352 में नहीं है। तो उसे प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी 2 माह के भीतर अगर संसद के दोनों सदन उसको साधारण बहुमत के जरिए पास कर देते हैं, अनुमोदन कर देते हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अगले 6 माह के लिए रहेगा। ऐसी उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। राष्ट्रपति शासन की अवधि और आगे जारी रखने के लिए पुनः संसद से अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, परंतु 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प तभी पारित किया जा सकता है जबकि अधोलिखित निम्न दोनों शर्तें पूरी होती हैं। यहाँ 6 माह के लिए पहली बार में अनुमोदन किया जाता है। अगर सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि और बढ़ाई जाए तो फिर अगले 6 माह के लिए हो सकता है। ऐसा 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी है? 3 वर्ष। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की हो सकती है, वहाँ 6 माह रहेगा, 1 वर्ष रहेगा, 3 वर्ष रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आप 3 वर्ष पे जाएंगे क्योंकि अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक रहेगी। अगर 3 वर्ष से अधिक
3 वर्ष से अगर अधिक ले जाना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में संशोधन के आधार पर ही 3 वर्ष से आगे लिया जा सकता है, उसके अन्यथा नहीं। ऐसा पंजाब राज्य में हो चुका है, वहाँ 3 वर्ष से अधिक शासन, राष्ट्रपति शासन चलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। लेकिन 1 वर्ष से अधिक अवधि तक अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके लिए भी दो शर्तें हैं, उन दोनों शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ये 2 शर्तें कौन कौन सी हैं उस पर हम नज़र डालते हैं। पहली बात तो ये है कि आपात की उद्घोषणा हो। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा अगर देश के अंदर है तब उस परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय लिया जा सकता है। बिंदु नंबर 2 देखें तो निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है। ये अनुच्छेद 356 के पैरा 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 के पैरा 5 में ये बताया गया है कि अगर निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि राज्य में उपयुक्त दशाएं नहीं हैं, यानी वहाँ अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, तो उस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन को जारी रखा जा सकता है। अगर आपको याद हो, गुजरात के मामले में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी उस समय JM लिंगदो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने ऐसे ही राष्ट्रपति शासन को बढ़वाया था और चुनाव कराने से इनकार कर दिया था, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि अभी उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर उनकी आलोचना की गई थी, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किया था वो अनुच्छेद 356 के पैरा 5 का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों शर्तें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ी गई। यानी ये दोनों जो शर्तें हैं ये कब जोड़ी गई हैं? 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ी गई। तो 2 आधार हैं। पहला है कि अगर आपात की उद्घोषणा हो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, और दूसरी परिस्थिति तब है जब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने के लिए अभी उपयुक्त परिस्थितियां नहीं हैं, तब पर भी 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने उनको आपको बताया। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक बार फिर से हम अवलोकन करते हैं कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या स्वतः सरकार संज्ञान ले ले, उस पर भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन बोले तो अनुच्छेद 356, इसके तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो उसको 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत के जरिए अनुमोदन आवश्यक है। अगर 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर अनुमोदन हो जाता है तो अगले 6 माह तक वह रहेगा। 6 माह से अगर आगे बढ़ाना है तब फिर से अनुमोदन कराना होगा 1 वर्ष तक। 1 वर्ष से अगर आगे फिर से राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है तो उसके लिए 2 परिस्थितियां हैं, एक आपात उद्घोषणा और दूसरा निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र। इन दोनों परिस्थितियां अगर हैं, इन दोनों परिस्थितियों के अलावा कोई एक परिस्थिति भी है तब पर भी राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अधिकतम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन रहेगा। अगर 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो अब हम चर्चा करते हैं वित्तीय आपातकाल की। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 360 ये बताता है कि अगर देश के अंदर कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, यानी राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो भारत की स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो गई थी। आर्थिक मोर्चे पर भारत सरकार की कमर टूट गई थी। तब उस समय ये बताया जा रहा था मीडिया के जरिए कि सरकार के हाथ अभी अनुच्छेद 360 है, उसका प्रयोग कर सकती है। हालांकि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360
विस्तृत रूप से अगर आप लोग इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये तीनों जो अनुच्छेद हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है और सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विस्तृत अध्ययन जरूरी है। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे कि उससे संबंधित अलग वीडियो आप बना दीजिए, तो उसके संबंधित वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारी बात या हमारे द्वारा जो भी आपको बताया जाता है आपको समझ में आता है तो अपने साथियों के बीच में शेयर भी करें। तो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की उद्घोषणा होती है। यहाँ मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं है। यहाँ मैं फिर बता दे रहा हूँ कि लिखित सलाह केवल अनुच्छेद 352 के परिप्रेक्ष्य में है। लिखित सलाह केवल अनुच्छेद 352 के परिप्रेक्ष्य में है। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में लिखित सलाह की जरूरत नहीं है। 2 माह वित्तीय आपातकाल में है, यानी अनुमोदन कराने के लिए संसद का, और 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत 2 माह का समय दिया गया है। 1 माह का समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया है। अब आगे देखते हैं। वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में रहती है। यहाँ देखिए अनिश्चित काल शब्द आया है। अनिश्चित काल शब्द अनुच्छेद 352 में भी था, अनुच्छेद 356 में भी था, वहाँ पर हटा दिया गया, लेकिन वित्तीय आपातकाल में अनिश्चित काल दिया गया है। तो यहाँ अगर 2 माह के अंदर संसद इसका अनुमोदन कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक के लिए परिवर्तन में रहेगी, उसको बार बार अनुमोदन की ज़रूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए उसका बार बार अनुमोदन आवश्यक नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप समझ ही गए होंगे आपातकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कैसे पढ़ना है, परीक्षा के लिए कैसे इसको तैयार करना है, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आदि जो बिंदु हैं उनका मैंने गहन विश्लेषण किया है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपातकाल से संबंधित हम अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि आपातकाल जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा है, उसमें उसका क्या असर होता है मूल अधिकार पर, किन परिस्थितियों में आपातकाल लागू किया जाता है, आपातकाल लागू होने पर कौन से मूल अधिकार स्थगित किए जाते हैं, कौन से मूल अधिकार स्थगित नहीं किए जाते हैं आदि महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। ये वीडियो अब यहीं हम समाप्त करेंगे। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।